15 मार्च 2024 शुक्रवार का दिन जबलपुर में एक दिल को दहला देने वाली डबल मिस्ट्री की वारदात सामने आई, जिसमें एक रेलवे ऑफिसर और उनके नाबालिग बेटे को बेरहमी के साथ कत्ल कर दिया गया। उस मासूम बच्चे की लाश को पैक करके घर के फ्रिज में डाल दिया था। दरअसल इस पूरे डबल मिस्ट्री की वारदात को किसी और ने नहीं बल्कि खुद रेलवे ऑफिसर की नाबालिग बेटी ने अपने एक दोस्त के साथ मिलकर अंजाम दिया था। इसके बाद दोनों कातिल मौका वारदात से फरार हो जाते हैं। हालांकि बीच में ये खबर सामने आई कि वो दोनों नेपाल या बांग्लादेश के रास्ते विदेश भागने की फिराक में हैं। मगर अब इस हत्याकांड के करीब 70 दिन के बाद पता चला है कि इस पूरी हत्याकांड को अंजाम देने के बाद फरार नाबालिग लड़की को पुलिस ने हरिद्वार से गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ जो घटना का मास्टरमाइंड था वो पुलिस को चकमा देने में कामयाब रहा, लेकिन पुलिस ने लड़की को गिरफ्तार कर लिया है। नमस्कार, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं क्राइम पर। मध्य प्रदेश के जबलपुर की रहने वाली लड़की और उसके दोस्त की एक कातिल जोड़ी ने लड़की के पिता और भाई को ऐसी दर्दनाक मौत दी कि लाश देखने वालों तक की रूह कांप गई। वैसे इस केस के दोनों आरोपी यानी लड़का और लड़की की ये जोड़ी पुलिस के लिए एक ऐसी पहेली बनी हुई थी जिसे सुलझाने की वो कोशिश कर रही थी, लेकिन वो सुलझ नहीं पा रही थी पहेली। पुलिस दोनों की लोकेशन ट्रेस करती, पीछा करती, वहाँ पहुँचती भी, मगर जब तक पुलिस वहाँ पहुँचती तब तक ये दोनों वहाँ से गायब हो जाते और ऐसा कई दिनों से बार बार हो रहा था। हालांकि पुलिस को इस केस की तफ्तीश में कुछ ऐसी बातें पता चली थी जो चौंकाने वाली हैं। ये बातें मर्डर मिस्ट्री की साजिश से जुड़ी होने के साथ साथ दोनों की फरारी के बाद उनकी मूवमेंट से जुड़ी थी। पुलिस को मालूम था कि देश के अलग अलग राज्यों से होते हुए ये दोनों अब भारत से कहीं बाहर भागने की फिराक में हैं, ताकि हिंदुस्तान और हिंदुस्तान का जो कानून है उससे ये दोनों बच सके। मगर इस पूरी वारदात इस पूरी घटना के करीब 70 दिन के बाद पुलिस को आरोपी जो लड़की है नाबालिग उसको पुलिस ने पकड़ लिया है। इसके लिए पुलिस ने देश भर के कई राज्यों में टीम भेजी और पोस्टर छपवाकर आरोपी की तलाश की। पुलिस को पोस्टर के जरिए ही आरोपी की जानकारी मिली। उत्तराखंड के हरिद्वार में आरोपी ये दोनों छुपे हुए थे, वहीं रह रहे थे, जहां स्थानीय नागरिकों ने पोस्टर देखकर आरोपी मुकुल जो लड़का है उसकी पहचान की। इस संबंध में पुलिस को उसने जानकारी दी नागरिक ने, जिसके बाद एक टीम को वहां पर रवाना किया गया। टीम ने हरिद्वार में मुकुल को पकड़ने के लिए जाल बिछाया, लेकिन वो वहां से फरार हो गया। वहीं नाबालिग पुलिस के हत्थे चढ़ गई जो लड़की थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आरोपी मुकुल और नाबालिग आश्रम, गुरुद्वारे और अलग अलग धार्मिक स्थलों पर उन्होंने अपना ठिकाना बना रखा था इतने दिनों से। वो वहाँ पर खाना खाते और उसके बाद दिन गुजारा करते थे। हरिद्वार में भी वो इसी तरह से एक आश्रम में थे, जहाँ पर चौकीदार को मुकुल की शक्ल पोस्टर से कुछ मिलती जुलती दिखी। उसने इसकी खबर पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने इस पूरी कार्रवाई को किया और लड़की को गिरफ्तार किया। हरिद्वार में जब पुलिस पकड़ने के लिए जाल बिछा रही थी तब उस वक्त मुकुल को थोड़ा सा शक हो गया था। उसने कुछ देर में आने की बात कही और वहां से फरार हो गया। पुलिस अभी खोजबीन कर रही है। इधर जो नाबालिग है उसे वापस जल्द ही जबलपुर लाकर पुलिस जांच करेगी। वैसे अपनी जांच के दौरान पुलिस को कत्ल की साजिश को लेकर कई हैरत भरी बातें भी पता चली हैं, जिससे अब मैं आपको बताता हूँ। लेकिन पहले आपको मैं इनके मूवमेंट के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दूँ कि ये दोनों किस तरीके से 70 दिन तक करीब पुलिस से बचते रहे। तो ये दोनों मध्य प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में भटकने के बाद इन दोनों की लोकेशन कभी नेपाल बॉर्डर पर तो कभी बांग्लादेश बॉर्डर पर नजर आ रही थी। असल में भारत और नेपाल के बीच फ्री बॉर्डर है, यानी कि ज़मीन से या फिर हवाई रास्ते से नेपाल जाने के लिए भारतीय नागरिकों को किसी भी तरह की वीज़ा की ज़रूरत नहीं होती है। ऐसे में बहुत मुमकिन था कि दोनों नेपाल भागने की कोशिश कर रहे थे और ठीक इसी तरह ही हमारे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश जाने के लिए भी वीज़ा की ज़रूरत तो है, लेकिन बॉर्डर की कानूनी कमियों की वजह से लोग चोरी छिपे इधर से उधर आते जाते रहते हैं। ऐसे में बहुत मुमकिन था कि ये दोनों आरोपी उस हालत का फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे। वैसे इनके खिलाफ इन्हीं वजहों से पुलिस ने दोनों के लिए लुकआउट नोटिस जारी कर दिया था। वहीं बॉर्डर पर अपनी टीमें भी तैनात कर दी थी, जो दूसरी एजेंसीज के साथ मिलकर इस कातिल जोड़ी को पकड़ने की कोशिश कर रही थी। हालांकि
कत्ल की यह वारदात जबलपुर की मिलेनियम कॉलोनी में हुई थी, जहां पर 15 मार्च को रेलवे ऑफिसर राजकुमार विश्वकर्मा और उनके 8 साल के बेटे तनिष्क की कातिलों ने तेज धार हथियार से वार करके जान ले ली थी। मगर कत्ल के बाद कातिलों ने बच्चे की लाश को फ्रिज में ठूस कर बंद कर दिया था। इस मामले का खुलासा तब हुआ था जब खुद राजकुमार विश्वकर्मा की जो बेटी थी, नाबालिग बेटी, उसने अपने रिश्तेदारों को अपने मोबाइल फ़ोन से एक वॉइस मैसेज भेजा, जिसमें उसने अपने पड़ोस में रहने वाले मुकुल सिंह का नाम लेते हुए कहा था कि मुकुल ने उसके पिता और भाई की जान ले ली है। लेकिन जब इसके बाद जांच शुरू हुई तो पुलिस को एक अलग ही कहानी पता चली। पुलिस को अपनी जांच में पता चला कि खुद राजकुमार विश्वकर्मा की नाबालिग बेटी भी मुकुल नाम के उस लड़के के साथ भाग रही है। असल में मुकुल के साथ इस लड़की की पुरानी दोस्ती थी, जिस पर लड़की के घर वाले एतराज़ किया करते थे और समझा जाता था कि इस कत्ल के पीछे भी यही वजह रही होगी। फिलहाल आरोपी तो पुलिस की पकड़ में आ चुकी है लड़की, लेकिन मामले की तफ्तीश करते हुए पुलिस को पता चला कि इस कत्ल की साजिश मुकुल सिंह ने कत्ल से काफ़ी पहले रच ली थी। दरअसल करीब महीने भर पहले ही इस वारदात से वो इस कत्ल की प्लानिंग कर रहा था, काफ़ी लंबे वक्त से, और महीने भर पहले से ही उसने सामान जुटाने शुरू कर दिए थे। पुलिस की माने तो इस साजिश में खुद राजकुमार विश्वकर्मा की बेटी भी मुकुल सिंह का साथ दे रही थी। मुकुल ने वारदात से करीब महीने भर पहले कत्ल के लिए हथियार और दूसरे साजो सामान खरीदने शुरू कर दिए थे, लेकिन वो इतना शातिर था कि उसने कभी भी ये जो सामान सारे खरीदे वारदात को अंजाम देने के लिए, उसने किसी दुकान से नहीं खरीदे बल्कि ऑनलाइन खरीदा, ताकि मैन टू मैन कनेक्ट उसका ना हो पाए और उसे ट्रेस करना मुश्किल हो। सबसे उसने थोड़ा सा दूरी बना के रखी। उसने 2 चॉपर खरीदे। उसकी डिलीवरी उसने अपने घर का पता देने की जगह रेलवे स्टेशन के नज़दीक के एक और मकान का पता दिया था। इसके बाद डिलीवरी बॉय से कांटेक्ट करके जो चॉपर था वो उसने कलेक्ट किया। इस चॉपर को मुकुल ने अपने घर में नहीं बल्कि घर के गैरेज नंबर 361/6 में छिपा दिया था। इसी तरह मुकुल ने गैस कटर और हैंडल ग्लव्स जैसी चीज़ें भी ऑनलाइन खरीदी थी, जिसका इस्तेमाल उसने कत्ल करने में किया। कत्ल के बाद जब बाप और बेटे की लाश का पोस्टमार्टम हुआ तो पता चला कि कातिल ने किस बेरहमी से दोनों की जान ली। दरअसल राजकुमार विश्वकर्मा पर चापर से तकरीबन 10 वार किए गए थे, जबकि मासूम बच्चे पर 6 वार। इस वार से दोनों के सिर की हड्डी तक टूट गई और बच्चे के सिर की हड्डी तो एक ही वार में टूट गई थी। बच्चे के गले की हड्डियां भी चापर के वार से टूटी हुई थी। ऐसे में पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर को शक था कि शायद हमला करते हुए उसका हाथ फिसल गया, जिससे सिर के साथ साथ गले में भी चापर के घातक वार लगे। अब बात आपको दोनों के दबोचने के लिए कि पुलिस ने प्लानिंग कैसे करी और उनकी क्या कोशिश रही। तो आरोपी मुकुल सिंह के 2 बैंक अकाउंट हैं, लेकिन उनमें ज़्यादा पैसे नहीं थे। लेकिन जो राजकुमार विश्वकर्मा की बेटी थी, उसने अपने पिता का डेबिट कार्ड और माँ की कुछ ज्वेलरी लेकर वो घर से निकली थी। दोनों इसी डेबिट कार्ड से अब तक अलग अलग शहरों में घूमकर पैसे निकाल रहे थे। वो जिस शहर में पैसे निकालते थे वहाँ फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया करते थे बाद में पैसे निकाल के, जबकि नई जगह पहुँचने पर फ़ोन फिर से ऑन हो जाता था। पहले तो पुलिस ने उन्हें ट्रैक करने के लिए उनके बैंक अकाउंट के जो थे उनको बंद नहीं किया, उसे खुला ही रहने दिया ताकि उनकी लोकेशन बैंक खातों की मदद से पता चल सके। लेकिन जब बैंक खातों से पैसे भी ख़त्म हो चले तो पुलिस ने उन अकाउंट को सील करवा दिए। पुलिस को हमले में मारे गए राजकुमार विश्वकर्मा के बैंक खातों की जांच से ये क्लियर हुआ कि कत्ल के बाद पहले 4 दिनों में यानी 15 मार्च से 18 मार्च तक यूपीआई के जरिए उनकी बेटी ने उनके खाते से 1,28,000 रुपये निकाले। लेकिन अलग अलग जगह रुकने के दौरान ये पैसे लगातार खर्च होते रहे और बाद में मुकुल और उसकी गर्लफ्रेंड के सामने मुश्किलें तब बढ़ गईं जब पैसे बिल्कुल नहीं बचे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फरार होने के बाद से अलग अलग शहरों में मुकुल ने अपने लिए नौकरी भी ढूंढी, लेकिन कहीं बात नहीं जमी, क्योंकि कहीं भाषा की दिक्कत आ रही थी तो कहीं कुछ और। ऐसे में दोनों ने पहले नेपाल और फिर बाद में बांग्लादेश बॉर्डर का रुख किया ताकि भारत से भागकर वो बाहर जा सके। वैसे जिस दिन ये कत्ल हुआ यानी कि 15 मार्च, उस दिन सुबह का वक्त था। जबलपुर से करीब 225 किलोमीटर दूर पिपरिया में रहने वाली आरती के मोबाइल पर एक व्हाट्सएप ऑडियो मैसेज आता है, लेकिन आरती की नज़र उस ऑडियो मैसेज पर करीब 4 घंटे के बाद पड़ती है। ऑडियो मैसेज उसकी चचेरी बहन का था जिसकी उम्र 16 साल की थी।
उसने जबलपुर से ही मैसेज भेजा था। लड़की ने राजकुमार विश्वकर्मा की जो मैसेज भेजा था वो लड़की जो थी राजकुमार विश्वकर्मा की बेटी थी। उसने मैसेज में कहा था कि उसके पापा और भाई को किसी ने मार डाला है और दोनों की लाश घर में पड़ी है। देर से ही सही मैसेज पढ़ते ही आरती घबरा गई। उसने अपने पापा को इस मैसेज के बारे में बताया। इसके बाद आरती के पापा ने फौरन जबलपुर में रहने वाले अपने जानकारों को इस बारे में इत्तला दी। तब कहीं जाकर दोपहर 3 बजे के आसपास पुलिस को पहली बार इस पूरे मामले की जानकारी मिली थी। पुलिस की एक टीम उसके बाद फौरन रेलवे कॉलोनी पहुंची। घर का दरवाज़ा बंद था, जबकि घर के पीछे की बालकनी की तरफ का दरवाज़ा गैस कटर से कटा हुआ था। घर में दाखिल होते ही पुलिस की नज़र सबसे पहले किचन में एक पन्नी में लिपटी लाश पर पड़ गई। किचन में चारों तरफ खून ही खून बिखरा था। लाश की शिनाख्त राजकुमार विश्वकर्मा के तौर पर होती है। घर में विश्वकर्मा के अलावा उनकी 16 साल की बेटी थी, जिसका नाम काव्या था, और 8 साल का बेटा जिसका नाम तनिष्क था। अब ये तीनों घर में रहते थे। राजकुमार की जो पत्नी थी वो 2023 में बीमारी की वजह से उनकी मौत हो गई थी। पुलिस घर में चारों तरफ बाकी दोनों बच्चों को तलाश करती है, लेकिन कोई भी नहीं मिलता है। इसके बाद एक पुलिस वाले की नज़र फ्रिज के दरवाजे पर बने हैंडल पर पड़ती है। हैंडल पर खून की कुछ छींटे थी। इसी के बाद जब पुलिस वाले ने फ्रिज का दरवाज़ा खोला तो अंदर पन्नी में लिपटी एक और लाश मिली। ये लाश थी राजकुमार के 8 साल के बेटे तनिष्क की। घर में रहने वाले 3 लोगों में से 2 की लाश मिल चुकी थी, लेकिन जो लड़की थी काव्या वो घर से फरार थी। घर के पीछे की बालकनी का दरवाज़ा गैस कटर से कटा हुआ था, जिसे देखकर पुलिस ने अंदाज़ा लगा लिया कि कातिल इसी दरवाजे से घर के अंदर दाखिल हुआ था। लेकिन घर के अंदर घर की तीसरी सदस्य यानी कि जो काव्या थी, ना तो उसकी लाश मिली थी पुलिस को और ना ही खुद काव्या थी। तो पुलिस के सामने ये सवाल था कि क्या जो कातिल था उसने कत्ल करने के बाद काव्या का किडनैप करके वो अपने साथ ले गया, कहीं काव्या का भी कत्ल तो नहीं हो गया है। आखिर राजकुमार विश्वकर्मा के परिवार से किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है? इन सवालों के पुलिस जवाब ढूंढ रही थी। अपनी तफ्तीश इन सवालों के आसपास पुलिस ने शुरू करी। राजकुमार का परिवार जिस रेलवे कॉलोनी में रहा करता था उस रेलवे कॉलोनी में सीसीटीवी कैमरे भी लगे थे। पुलिस ने अपनी तफ्तीश यहीं से शुरू की। तभी कैमरे में कैद एक तस्वीर पर जब पुलिस की नज़र पड़ी तो खुद पुलिस भी चौंक उठी, क्योंकि ये वही तस्वीर थी, यानी कि 15 मार्च की दोपहर करीब 12 बजे उस रेलवे कॉलोनी से एक लड़का लाल रंग की स्कूटी पर बाहर निकलता है। जैसे ही वो लड़का कॉलोनी के गेट से बाहर निकलता है तभी एक लड़की ठीक उसके पीछे पीछे पैदल बाहर निकल जाती है और उसी तरफ मुड़ती है जिस तरफ स्कूटी के साथ वो लड़का मुड़ा था। अब लड़की कोई और नहीं थी जिसको सीसीटीवी में पुलिस ने देखा था, बल्कि वो राजकुमार विश्वकर्मा की बेटी काव्या ही थी। दिन के उजाले में काव्या की इस तस्वीर को देखने के बाद पुलिस ने राहत की सांस ली कि कम से कम काव्या जिंदा है और किसी ने उसे किडनैप नहीं किया। लेकिन इस तस्वीर के साथ पुलिस के मन में तमाम शक और सवाल भी आने लगे थे। दरअसल सीसीटीवी की फुटेज में मुकुल नाम के उस लड़के के साथ राजकुमार विश्वकर्मा की बेटी काव्या को देखकर ही सारी कहानी तकरीबन साफ हो गई थी कि ये डबल मर्डर जो हुआ है, यानी कि बाप और बेटे का, इस डबल मर्डर के पीछे उन दोनों का ही हाथ है। इसीलिए वो दोनों भागते समय शहर के कई सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गए थे। पुलिस लगातार उनका पीछा करती रही और वो दोनों पुलिस को चकमा देते रहे, मगर अब इस जघन्य हत्याकांड में फरार नाबालिग लड़की को पुलिस ने हरिद्वार से गिरफ्तार कर लिया है। इसका साथ जो घटना का मास्टरमाइंड था वो पुलिस को चकमा देने में हालांकि कामयाब रहा और मौका वारदात से पुलिस उससे पकड़ती इससे पहले वो फरार हो गया। फिलहाल पुलिस नाबालिग को जबलपुर लाकर पूछताछ करने की अब तैयारी में है। नाबालिग लड़की के पिता और भाई की हत्या के आरोपी की इसी लड़की ने और उसके साथी ने मिलकर की थी। घटना के बाद से दोनों फरार चल रहे थे जिनकी तलाश की जा रही थी, लेकिन अब इन दोनों में से लड़की जो है वो पुलिस की गिरफ्त में आ चुकी है और जो दूसरा लड़का है मुकुल, अब पुलिस उसकी तफ्तीश में जुटी है। इस केस के ऊपर जो भी अपडेट आएगा हम आपको ज़रूर बताएंगे, लेकिन हालिया जो ताज़ा अपडेट है इस केस में वो यही है कि इस पूरे डबल मर्डर केस में, जबलपुर डबल मर्डर केस के अंदर जो नाबालिग लड़की थी जिसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर पिता की और भाई की हत्या करी, वो पुलिस के हाथ से चढ़ चुकी है। इस पूरी चीज़ के ऊपर आपका क्या कहना है, क्या सोचना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम टाइम।